आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट इकोनॉमिक्स पर स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे उत्पादन तथा लागत, जिसमें हम पढ़ चुके हैं उत्पादन क्या है, उत्पादन फलन क्या है, अल्पकालीन उत्पादन फलन तथा दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है। फिर हमने पढ़ा था अल्पकालीन उत्पादन फलन तथा दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या अंतर है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है उत्पादन की 3 धारणाएं, जिसमें पहली है कुल उत्पादन, दूसरा है सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन, तीसरा सीमांत उत्पादन। कुल उत्पादन एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तु तथा सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहा जाता है। एक निश्चित समय में जब कोई उत्पादक किसी वस्तु या सेवा की जितनी मात्रा का यानी कुल मात्रा का उत्पादन करता है वह कुल उत्पादन कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसान है जो भूमि के 1 हेक्टेयर भूमि पर श्रम की 1 इकाई का प्रयोग करके 2 क्विंटल गेहूं का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे जो 2 क्विंटल गेहूं है वो एक श्रमिक का कुल उत्पाद कहा जाएगा। हम इसको ना इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसा कि हम गेहूं का उत्पादन करने के लिए एक स्थिर कारक जैसे कि भूमि तथा एक परिवर्तनशील कारक जैसा कि श्रम का उपयोग करके गेहूं के उत्पादन की निम्न स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं। इस तालिका में दिखाया है टोटल प्रोडक्शन। यहाँ है हमारी भूमि की इकाइयां यानी 1 हेक्टेयर। यहाँ पे श्रम की इकाइयां जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस प्रकार हमारा जो कुल उत्पादन है 2, 5, 9, 11, 12, 12, 11। इससे हमें पता चलता है कि जब एक स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, शुरुआत में तो जो हमारा कुल उत्पादन है अधिक इकाई से बढ़ता है यानी अधिक दर से बढ़ता है। उसके पश्चात कुछ समय के बाद जो हमारा उत्पादन है, जो बढ़ने की दर है वो कम हो जाती है और एक बिंदु पर यह स्थिर हो जाती है। और उसके बाद जैसे जैसे हम श्रम की इकाइयों को बढ़ाते हैं तो हमारा जो कुल उत्पादन है वो कम होने लगता है। इसका कारण यह है कि श्रम की अधिक इकाइयों को बढ़ाने से जो हमारा एक भूमि स्थिर साधन है वो प्रति श्रमिक जो इसका अनुपात है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो प्रति श्रमिक उत्पादन है वो कम होने लगता है। दूसरा इसका प्रभाव ये होता है कि जो पहले से विद्यमान श्रमिक होते हैं, अधिक श्रमिक होने के कारण उनकी जो कार्य करने की अक्षमता है यानी जो दर है वो कम होने लगती है, जिसके कारण भी हमारा जो कुल उत्पादन है एक बिंदु आने के पश्चात वह कम होना शुरू हो जाता है। जैसा कि इसमें दिखाया है, यहाँ जो उत्पादन बढ़ रहा हमारा, जब हमने श्रम की 1 इकाई और भूमि की 1 इकाई का उपयोग किया तब हमारा कुल उत्पादन था 2। जब हमने श्रम की इकाई को बढ़ाकर 1 से 2 किया तो हमारा कुल उत्पादन 2 से 5 यानी 3 इकाइयों की वृद्धि हुई। जब हमने श्रम की इकाइयों को 2 से 3 किया, जब हमारा कुल उत्पादन बढ़ा 4 इकाइयों से। जब हमने 3 इकाइयों से श्रम की 4 इकाइयों का प्रयोग किया तब हमारा कुल उत्पादन बढ़ा 2 इकाई। इसके बाद हमारा जो उत्पादन बढ़ा 1 इकाई। इसके बाद हमारा जो उत्पादन है वो स्थिर हो गया और इसके बाद हमारा जो कुल उत्पादन है वो कम होना शुरू हो गया। यानी यहाँ पर जो बढ़ने की दर है यहाँ तक वो क्या है, अधिक। इसके बाद जो कुल उत्पादन हमारा बढ़ तो रहा लेकिन जो बढ़ने की दर है वो क्या है, कम है। और छठी इकाई पे आके यानी जब हम श्रम की 6 इकाइयां लगाते हैं तो यह हमारा अधिकतम उत्पादन को प्रदर्शित करता है। यानी हम यहाँ पर आकर यह बिंदु वह है जहाँ पर हमारा उत्पादन आके स्थिर हो जाता है। इसके बाद हम अगर श्रमिकों की अधिक इकाइयों को बढ़ाएंगे तो यहाँ हमारा उत्पादन बढ़ने के स्थान पर कम होना शुरू हो जाता है।
क्योंकि यहाँ जो हमारी भूमिका यहाँ इस बिंदु पर हमारी भूमिका और श्रमिकों का पूर्णतः प्रयोग हो चुका है। जो हमारी अगली अवधारणा आती है वो आती है सीमांत उत्पाद। परिवर्तनशील कारक की एक इकाई का कम या अधिक प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो अंतर आता है उसे सीमांत उत्पाद कहा जाता है। जैसा कि इस तालिका से हमें पता चलता है, जब हमने श्रम की एक इकाई को लगाया तो हमारे जो गेहूं का उत्पादन था वो था 2 क्विंटल। जब हमने उत्पाद की श्रम की दूसरी इकाई को लगाया तो हमारा जो कुल उत्पाद है वो बढ़कर कितना हो गया, 5 क्विंटल। यानी जो दूसरी इकाई का जो हमारा सीमांत उत्पाद है वो कितना है, 5 - 2 = यानी 3 इकाई, यानी 3 क्विंटल होगा जो वो हमारा सीमांत उत्पाद कहलाएगा। इसको हम निम्न सूत्र के द्वारा दर्शा सकते हैं, जैसे कि हमारा MP है यानी मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ एन यूनिट इक्वल टू TPN यानी टोटल प्रोडक्शन एन यूनिट्स माइनस TP टोटल प्रोडक्शन n - 1। यानी हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि TP2 माइनस यानी दूसरी इकाई का अगर हमें सीमांत उत्पादन निकालना है तो हम निकालेंगे TP2 -1। यानी दूसरी इकाई में से जब हम पहली इकाई को निकालेंगे जो आएगा वो हमारा सीमांत उत्पादन कहलाएगा। या फिर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे MP यानी मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल टू डेल्टा TP इंटू डेल्टा L। इसका मतलब है जितना चेंज हमारे टोटल प्रोडक्शन में हुआ उसको हम भाग देंगे जितना बदलाव हमारे श्रम की इकाइयों में हुआ। जैसे कि अगर हम देखें कितना चेंज हुआ था तालिका में देखने, यानी मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल टू डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L। इसका मतलब है चेंज कितना चेंज हुआ इसमें, 5 से यानी 2 से 5 यानी 3 इकाइयों का। और जो लेबर है वो कितनी हुई, 1 से 2 यानी 1 इकाई का, इक्वल कितने हैं 3। यानी हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो है 3 क्विंटल का। इसको हम बोलेंगे n इकाइयों का सीमांत उत्पाद, इसको बोलेंगे हम n इकाइयों का कुल उत्पाद, ये n - 1 इकाइयों का कुल उत्पाद। ये हमारा जितना परिवर्तन कुल उत्पाद में हुआ है और जितना परिवर्तन हमारा श्रम में हुआ है। यहाँ पे हम सीमांत उत्पाद को इस सूत्र के द्वारा निम्न प्रकार से निकालेंगे। जैसे यहाँ तो जो पहली इकाई है वो n सेम ही रहेगा यानी 2 क्विंटल ही रहेगा। उसके बाद क्या है, टोटल प्रोडक्शन यानी कितना है 5, सॉरी 1 मिनट रुको, यानी ये हमारा है n पहली इकाई पे, यहाँ मानेंगे 0 यानी n - 1 यानी 2 - 0 = किसके बराबर होगा 2। इसके बाद इसको हम n मानेंगे, इसको मानेंगे n - 1 या भी 5 - 2 = 3, 9 - 5 = 4। ठीक ऐसे ही 11 - 9 = 2। इसके बाद 12 - 12 सॉरी 11 होगा यहाँ पे = 1। फिर 12 - 12 = 0। इसके बाद होगा 11 - 12 - 1। इस प्रकार होगा हमारा सीमांत उत्पाद यानी मार्जिनल प्रोडक्शन। इसको हम जो दूसरा फॉर्मूला था चेंज इनटू TP अपॉन चेंज इनटू लेबर,
जो इसमें ये फर्स्ट इकाई तो हमारी 2 ही रहेगी, फिर देखेंगे हम कितना चेंज हुआ इसमें 3 इकाइयों का, इसमें 1 का, यानी 3 से जब 1 को भाग देंगे तो कितना होगा 3। फिर कितना चेंज हुआ टोटल प्रोडक्शन में 9 माइनस 5 4, 4 को जब 1 से डिवाइड होंगे तो आएगा हमारा 4। ठीक ऐसे ही 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2, 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ कितने कितने का अंतर है 1 1 का, तो हम क्या करेंगे 1 से डिवाइड करेंगे जो हमारा डिफरेंस होगा उसको। तो ठीक ऐसे ही आएगी 2 3 4 2 1 0 माइनस 1। हमारी अगली अवधारणा आती है औसत उत्पादन। परिवर्तनशील कारक की प्रति इकाई उत्पादन को, प्रति का मतलब एक इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहा जाता है। जैसे कि हमारा जो एवरेज प्रोडक्शन है इक्वल है टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय लेबर। तो हमारा जो एवरेज प्रोडक्शन होगा यानी कि टोटल प्रोडक्शन को हम जब लेबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा औसत उत्पादन। यानी जब हम 2 को 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 को 1 से भाग दिया तो 2, जब 5 को 2 से भाग दिया तो कितना हुआ 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 9 को 3 से, 3 तिया 9, 11 को 4 से, 4 दूनी 8, बच गए कितने 3, यानी 4 सत्ते 28। फिर क्या करेंगे 12 को 5 से, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, फिर 12 को 6 से, 6 दूनी 12, फिर 11 को 7 से, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। यानी जो हमारा एवरेज प्रोडक्शन हुआ वो हुआ 2, 2.5, यहाँ 3, 2.7, 2.4, 2.2, 1.5। ये हुआ हमारा एवरेज प्रोडक्शन। इस प्रकार से जो हमारी पूरी तालिका बनेगी सीमांत, कुल और औसत की, वो इस प्रकार से बनेगी। जैसे हम यहाँ लेंगे भूमि की इकाइयां, यहाँ होगी श्रम की इकाइयां, यहाँ पे हमारा होगा टोटल प्रोडक्शन, यहाँ पे होगा मार्जिनल प्रोडक्शन और यहाँ पे होगा अपना एवरेज प्रोडक्शन। जैसे कि हमारी भूमि का इकाई थी 1 हेक्टेयर, श्रम की इकाइयां थी 1 2 3 7, टोटल प्रोडक्शन था अपना 2 5 9 11 12 12 11। तो हमारा मार्जिन प्रोडक्शन कैसे था, जो मार्जिन प्रोडक्शन था वो था TP n माइनस TP n माइनस 1, यानी n इकाइयों का कुल उत्पादन को माइनस करेंगे n माइनस 1 इकाइयों का उत्पादन। अब इससे ऊपर तो कोई इकाई है ही नहीं यानी शून्य है, तो ये क्या होगा 2 माइनस 0 बराबर 2। फिर होगा अपना 5 माइनस 2 3 होगा, 9 माइनस 5 बराबर होगा 4 के, 11 माइनस 9 बराबर होगा 2 के, 12 माइनस 11 बराबर 1, 12 माइनस 12 बराबर 0, 11 माइनस 12 बराबर माइनस 1। ये होगा हमारा सीमांत उत्पाद। एवरेज
प्रोडक्शन यानी एपी। ये क्या होगा, टीपी को यानी जब टोटल प्रोडक्शन को हम लेबर से डिवाइड करेंगे। टोटल प्रोडक्शन है जैसे कि हमारा 2 को जब 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2। ये हमारा आएगा 2.5, ये आएगा 3, ये आएगा 2.7, ये आएगा 2.4, ये होगा हमारा 2 और ये होगा अपना 1.5। इस प्रकार से हम टोटल प्रोडक्शन, मार्जिन प्रोडक्शन तथा एवरेज प्रोडक्शन को दिखा सकते हैं। अब बात आती है कुल उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद में क्या संबंध है। जैसे कि ये तालिका हम पहले कर चुके हैं, अब बात करते हैं हम ग्राफ की। जैसा कि हमने लिया है, ये है अपना OXX, जिसपे लिए हमने यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पर होगा हमारा टोटल प्रोडक्शन, यानी इसको बोलेंगे हम OYX। यहाँ दिखाएंगे हम मार्जिनल एंड एवरेज प्रोडक्शन। यहाँ पे होगा हमारा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी यहाँ पे होंगे हमारी श्रम की इकाइयाँ, यहाँ पर होगा हमारा कुल उत्पाद, यहाँ होगा हमारा औसत तथा सीमांत उत्पाद। अब हम बात करते हैं सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद के बीच संबंध। जब सीमांत उत्पाद बढ़ रहा होता है, यानी 3 इकाई तक जो हमारा सीमांत उत्पाद है वो बढ़ रहा है, तब हमारा कुल उत्पाद भी बढ़ती दर पर बढ़ता है। यानी जो हम श्रम की 3 इकाइयाँ लगाते हैं तो हमारा जो कुल उत्पाद है, पहले कितना इकाई 2, फिर 5, उसके बाद 9। यहाँ जो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कुल उत्पाद के बढ़ने की जो दर है वो अधिक है जब हमारा सीमांत उत्पाद अधिकतम होता है। यानी यहाँ हमारे जो सीमांत उत्पाद है, यहाँ पे है 2 इकाई, जब हमने श्रम की 1 इकाई लगाई, जब हमने श्रम की 2 इकाई लगाई, तब हमारा जो सीमांत उत्पाद था वो था 3 इकाई, और जब हमने श्रम की 3 इकाइयाँ लगाई तब हमारा जो सीमांत उत्पाद था वो था 4 क्विंटल। अब नेक्स्ट जो बनता है वो है जब सीमांत उत्पाद घटना शुरू होता है, तब हमारा जो कुल उत्पाद है वो घटती दर से बढ़ता है। यानी जो कुल उत्पाद के बढ़ने की दर है वो कम हो जाती है। यहाँ था हमारा 9, जब हमने श्रम की 4 इकाइयों को लगाया तो हमारा कुल उत्पाद बढ़ा 11, और जब हमने श्रम की 5 इकाइयों को लगाया तो हमारा जो कुल उत्पाद बढ़ा 12, जब हमने श्रम की 6 इकाइयों को लगाया तब हमारा जो कुल उत्पाद था वो था 12 क्विंटल। और जब हमारा जो सीमांत उत्पाद है 0 हो जाता है, तब हमारा जो कुल उत्पाद है वो स्थिर हो जाता है। यानी यहाँ पे जो 12 क्विंटल गेहूं है वो जो उत्पादन की अधिकतम मात्रा है, यानी यहाँ पे आकर हमारा जो कुल उत्पाद है स्थिर हो जाता है और हमारा जो सीमांत उत्पाद है वो 0 है। जब सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में जाता है, तब हमारा जो कुल उत्पाद है वो गिरना शुरू हो जाता है। यानी जब हम श्रम की 7 इकाइयाँ लगाते हैं तब हमारा जो कुल उत्पाद है वो 12 इकाइयों से कम होकर 12 क्विंटल से 11 क्विंटल हो जाता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो बनता है औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद के बीच संबंध। जो औसत उत्पाद है तथा सीमांत उत्पाद है, दोनों का जो अनुपात है कुल उत्पाद की सहायता से लगाया जाता है। जैसे कि जो एपी का हमने फॉर्मूला किया था, एपी इक्वल यानी जो एवरेज प्रोडक्शन है वो बराबर होगा अपने टीपी यानी टोटल प्रोडक्शन को जब हम नंबर ऑफ यानी
जब लेबर से डिवाइड करेंगे, और जो हमारा एमपी था यानी मार्जिनल जो प्रोडक्शन था वो था टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, यानी सीमांत उत्पाद को कैसे निकलता है, यानी कुल उत्पाद की जो एन इकाइयाँ हैं उसमें से माइनस करेंगे कुल उत्पाद की एन माइनस 1 इकाइयों से, यानी दूसरी में से पहली, तीसरी में से दूसरी, ठीक इसी प्रकार जो लास्ट है यानी 7वीं में से 6ठी इकाई को करेंगे, तब हमारा क्या निकलेगा, सीमांत उत्पाद। जब हमारा औसत उत्पाद बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद भी क्या होता है, बढ़ता है, किंतु जो सीमांत उत्पाद है औसत उत्पाद से अधिक होता है, यानी अधिक तेजी से बढ़ता है। सीमांत उत्पाद की जो बढ़ने की दर है वो औसत उत्पाद के बढ़ने की दर से अधिक है, यानी जो एमपी ग्रेटर देन एपी, जैसा कि इस चित्र से पता चलता है। जो ये बिंदु है ए, यहाँ पर जो सीमांत उत्पाद है वो अपनी अधिकतम सीमा पर है, यानी इसके बाद जो हमारा सीमांत उत्पाद है वो कम होना शुरू हो जाता है। जब हमारा जो औसत उत्पाद है कम होता है तो सीमांत उत्पाद भी क्या होता है, घटता है, किंतु जो सीमांत उत्पाद के घटने की जो दर है अधिक तेजी से है, और जो हमारा औसत उत्पाद है वो कम दर से घटता है। जब हमारा जो औसत उत्पाद है वो अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर होता है, अर्थात हम यहाँ बोल सकते हैं एमपी इक्वल है एपी के, जैसा कि हमें ई बिंदु से पता चलता है। जो हमारा औसत उत्पादन है ये हमेशा धनात्मक रहता है, लेकिन जो हमारा सीमांत उत्पाद है वो धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक, यानी तीनों अवस्थाएं सीमांत उत्पाद की हो सकती हैं। सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद की दर का मतलब होता है कम या अधिक होना। बढ़ते सीमांत उत्पाद का अर्थ है कि कुल उत्पाद का बढ़ती दर पर बढ़ना। ह्रासमान सीमांत उत्पाद का अर्थ है, ह्रास का मान का मतलब होता है कमी होना, यानी जो घटती सीमांत उत्पाद का अर्थ है कि कुल उत्पाद का घटती दर से बढ़ना या फिर बढ़ रहा है। शून्य सीमांत उत्पाद का अर्थ है कि कुल उत्पाद का बढ़ना रुक जाना, या हम इसको बोल सकते हैं स्थिर हो जाना। इसके बाद है जो ऋणात्मक सीमांत उत्पाद का अर्थ है कि कुल उत्पाद का कम होना या इसका जो स्तर है गिरना शुरू होना।